चलिए, सबसे पहले एक सामान्य परिचय हम लोग लेते हैं कि कुंडली है क्या। ज्योतिष को इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और ज्योतिष से जो चीजें देखी जाती है, जैसे अ, भविष्य के बारे में पता कर पाना, एक प्रिडिक्शन कर पाना, या वर्तमान की स्थिति को समझ पाना, और जो भूतकाल में जो बीत चुका है उसके बारे में भी प्रिडिक्शन ले पाना। ये चीजें जो है वो सब तभी सही हो पाती है, या फिर तभी संभव हो पाता है जबकि एक चार्ट बन पाए। अब ये चार्ट कैसे बनेगा? ये चार्ट जो बनेगा वो एक भचक्र से बनता है। भचक्र क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे अगर पूरे यूनिवर्स को हम ले लेते हैं ना, तो वो तो अनंत है, उसका कोई भी अंत नहीं है। गोल सा दिखाई तो देता है, हम जब ऊपर की ओर देखते हैं ये गोल सा तो दिखाई देता है। अब इसमें हम जानते हैं कि इसमें कई सारी आकाश गंगाएं हैं। उस ब्रह्मांड में कई सारी आकाश गंगाएं हैं, और उस आकाश गंगा में से एक हमारी आकाश गंगा है। अब अगर हम केवल अपनी आकाशगंगा की बात करें, अपने सौरमंडल की बात करें, तो वो नक्षत्रों से बना हुआ है। नक्षत्र किससे बना भाई? ये तारा से बना हुआ है। उन नक्षत्रों से क्या बना? तो उन नक्षत्रों से राशियां बन गई हैं, और उन्हीं राशियों की स्टडी हम लोग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ये भचक्र है ना। ये आप समझ सकते हैं कि आकाश गंगा, ये जो आप सामने फिगर देख रहे हैं ना, ये एक आकाश गंगा आप इसे मान सकते हैं, जिसमें कि एक वृत्त के जैसा उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। एक वृत्त के जैसा इसमें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये नक्षत्र राशि चक्र इसका नाम दिया जाता है। चक्र बेसिकली होगा क्या वो समझते हैं। जैसे कि ये जो गोल एक सर्कल आपके पास दिया हुआ है, तो हम सब जानते हैं कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इन 360 डिग्री को हमें क्या करना है कि 12 भाव में बांट देना है। हमारे पास 12 राशियां होती हैं, और उसी के बेस पे हमने क्या किया हुआ है कि उन जो यूनिवर्स जो है उस यूनिवर्स को 360 डिग्री का जो यूनिवर्स है उसे बांट दिया गया है 12 राशियों के ऊपर कहें, या फिर हमारे ज्योतिष में कुंडली के 12 भावों के ऊपर। तो जब 12 से हम जब भाग लगाएंगे तो एक जो बनेगा वो 360 डिग्री का बनता है, एक जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, सॉरी। 360 को जब आप 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक जो चक्र बनेगा, या फिर एक जो भाव बनेगा, चक्र नहीं, ये जो भाव बनेगा वो 30 डिग्री का होता है। यानी एक राशि जो होती है, चूंकि 12 से डिवाइड किया मतलब 12 राशियां, और हमने कहा कि यही 12 राशि हमारे भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो भचक्र जो है, ये जो आपको पूरा जो यूनिवर्स दिख रहा है, इसमें जो नक्षत्र है या फिर जो राशियां हैं, अच्छा, नक्षत्रों को ना अलग अलग राशियों ने रूल किया हुआ है। हम इनके बारे में, इनकी थ्योरी जब नक्षत्र आएगा, जब राशि की बात आएगी तब ज्यादा पढ़ेंगे। आप सिर्फ अभी ये समझिए कि जब एक कुंडली का निर्माण होता है, अगर इस चक्र का निर्माण हुआ, तो ये चक्र बेसिकली जो यूनिवर्स है हमारा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चक्र जो बना हुआ है, ये चक्र बेसिकली क्या है? तो जो यूनिवर्स हमारा बना हुआ है उनको हमने यहाँ पे एक चक्र के रूप में ड्रॉ किया हुआ है। एक चक्र के रूप में ड्रॉ हुआ है, और वो जो 360 डिग्री का जो यूनिवर्स है उसे हमने यहाँ पे 12 भाग में बांट दिए, 12 भाव में बांट दिए, या 12 राशियों के लिए बांट दिया। तो एक एक का जो मान है वो 30 डिग्री आपका बन रहा है। तो यही काम हम लोग करते हैं कुंडली के लिए। कुंडली में ये कैसे बनेगा? तो व्यक्ति का जब जन्म हुआ रहेगा, उस जन्म की जो समय है, उस जन्म का जो तिथि है, उनके आधार पे ये चक्र बन जाते हैं। अभी तो नॉर्मल सी बात है, जब हम आज के वर्ल्ड में हैं तो हमें विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत सारे ये सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स भी है, वेबसाइट्स भी है, जिसमें कि लोग ऑनलाइन कुंडली को देख लेते हैं। तो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है: डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और अपना टाइम। अगर ये एक्यूरेट है मेरे पास, तो हमारी एक वहां पे खुद ब खुद वो 12 घरों का एक कुंडली डिजाइन करके वो दे देता है। तो जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है उस समय आसमान की जो स्थिति बनती है वो 360 डिग्री में उनको एक चक्र के रूप में सामने लेकर के आना, यही है जस्ट कुंडली, और यही है जन्म पत्री। उस समय, जिस समय उसका जन्म हुआ था, उसके आधार पे आसमान की जो स्थिति थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं
वर्गाकार कहे या फिर आयताकार कह ले, है तो वर्गाकार ही लगभग लगभग बनाते हैं लोग। तो वो जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो जो आंकड़े सुरक्षित रखे जाएंगे ना, उसी को हम जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री कहते हैं। और ये बनता है भचक्र से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भचक्र यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्ण भचक्र को, जो कि 360 डिग्री का होता है, 12 में डिवाइड कर दिया, 30 30 अंश का एक बनता है। और फिर उसमें हम जो भी उस समय स्थिति होगी, जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ रहेगा, उस समय पूर्व दिशा में जो भी ग्रह होंगे, या सॉरी जो भी राशियां होंगी, उनको हम वहां पे प्लेस करना शुरू कर देते हैं। और हम कहते हैं कि हमने लग्न को बैठा दिया। अब बाकी सारे घर में बाकी राशियों को बैठाएंगे और ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी उसको हम लोग देंगे। हमारे भचक्र में जो काउंटिंग होती है ना राशियों की, वो अगर हम स्टार्ट करें 1 नंबर से, तो मेष से हमारी काउंटिंग शुरू होगी। यहाँ जो मैंने पिछली बार बताया था कि ये जो नंबर 1 दिया हुआ है पहले घर में, ये पहला घर कहलाता है, यही है लग्न। आप मान लें कि ये पूर्व दिशा है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली अगर हमारे सामने ऐसी खोल के रखी गई है, तो पहला जो घर होगा यहाँ है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे तो कहाँ के लिए? उत्तर भारत की कुंडली के लिए। कुंडली के ना अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे नौमांस कुंडली वगैरह, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बनाने का जो स्टाइल होता है उसके आधार पे हम कहते हैं उसे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि लग्न की हम बात कर रहे थे फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस का मतलब लग्न हो गया, और वो क्या है कि फिर एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाता है। तो जब कभी भी यहाँ पर जो भी राशि उस समय में होगी, जिस समय उस व्यक्ति का जन्म होगा, उस जातक का, जातक यानी जिसने जन्म लिया उसे जातक कहते हैं। तो जब उस जातक का जन्म होगा, तो वो पहले, जब पूर्व दिशा में उस समय जो भी राशि उदित होगी, उसे हम लग्न कहते हैं। तो अब ये लग्न जो होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे हो सकता है कि सुबह के समय में अगर लग्न चल रहा हो सिंह, सिंह राशि अगर पूर्व में होगी, तो हो सकता है कि दोपहर में वो राशि चेंज हो जाए, तो मेरा लग्न भी चेंज हो जाएगा। हमने कहा था कि अगली बार आप अपनी कुंडली को वहां निकाल के देखेंगे, तो आप अपनी कुंडली, अगर आपने बगल में कोई कुंडली रखी होगी किसी की भी कुंडली, तो आप वहां देख सकते हैं कि ये जो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लग्न या प्रथम भाव, वहां पे कुछ और वहां पे नंबर दिया हुआ होगा। और जिनके 1 दिया हुआ है, मतलब उनकी लग्न जो है वो मेष है। लग्न एसेंडेंट इंग्लिश में कहते हैं। हमेशा जो फर्स्ट हाउस होगा वो आपका लग्न है। और बाकी, है ना, जब कभी पूछ लेते हैं कि देखो जी लग्न क्या है कुंडली की, तो जो पहले घर में मिल जाए राशि वो लग्न है, याद रखेंगे। यहाँ पे अभी 1 भी है, तो हो सकता है कि 2 भी होगा, किसी के 3 भी होंगे। मेरी खुद की 3 है। वहां पे 4 भी हो सकता है। 4 का मतलब कर्क राशि के, कर्क लग्न वाले आप है। अगर किसी का वहां पे 8 नंबर दिया हुआ है, तो वो वृश्चिक लग्न वाले हैं। उसी प्रकार से 9 नंबर दे दिया तो धनु लग्न वाले हैं। हमें क्या करना होता है, हमें सीक्वेंस याद रखने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 12 राशियों के नाम दिए गए। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये ना, ये चीजें कुंडली में नहीं लिखी जाती है, इनका नंबर दिया जाता है। तो जब कभी भी कुंडली हम डील करने बैठे, तो जानकारी हमें होनी चाहिए कि जो संख्या वहां पे दी गई है, वो उस राशि को क्या कहते हैं। अब कभी किसी के यहाँ ना 12 दे दिया, यहाँ पे किसी के 12 लिख दिया। अब अगर आपको याद नहीं है कि 12वें नंबर पे मीन राशि होती है, तो आपसे कोई पूछ दे कि लग्न क्या है, तो आप बता नहीं पाएंगे कि भाई मीन लग्न है। तो याद रखना होगा आपको, राशियों के नाम क्रमशः याद रखने होंगे। नंबर आपको उसके क्रमशः याद रखने पड़ेंगे। पहला का मेष होगा, दूसरे का वृष होगा, तीसरे का मिथुन, चौथे का कर्क, इस प्रकार से। 7वें का तुला होगा, 8वें का वृश्चिक होगा, इस प्रकार से। 10वें का मकर होता है, 11वें का कुंभ होता है, 12वें का मीन होता है। ऐसे आपके दिमाग में ये चीज बनी होनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं सामने, जो कुंडली आपकी दी गई है, कुंडली के प्रकार में मैंने यहाँ पे पहला प्रकार जो दिया हुआ है वो उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन कुंडली। हम लोग जब कुंडली बनाते हैं या कुंडली देखते हैं, तो हमारे पास ये डिजाइन रहता है। एक ऐसा वर्ग बना दिया और वर्ग में नंबर 1 से स्टार्ट किया। यहाँ पे नंबर 1 तो यहाँ दिया हुआ है। हमने बताया कि कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है।
10 नंबर दे दिया तो सीधे मकर की बात करेंगे हम। फिर एक दक्षिण भारत की कुंडली होती है, साउथ इंडियन कुंडली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है, ऐसा रहता है। हालांकि हमें ये देखने को जल्दी मिलता नहीं है, साउथ इंडियंस कम ही आते हैं इधर मिलने। लेकिन हमें जितनी भी कुंडली बनानी होगी नॉर्थ इंडियन कुंडली बनानी होगी। और ये नंबर 1 का जो दिया हुआ है चित्र वो नॉर्थ इंडियन कुंडली है। हमारे पास जितने कुंडली आएंगे सारे यही आएंगे। साउथ इंडियन ये दूसरा तरीका होता है जिसमें कि लग्न यहाँ पे होगा, याद रखेंगे हमेशा, लग्न यहाँ होगा। ये जो वर्ग बना दिया ना ये लग्न है वहां के लिए। हमारे यहाँ लग्न होता है यहाँ फर्स्ट नंबर में, और इनके यहाँ लग्न होता है यहाँ पे नीचे। और वो काउंटिंग कैसे लेके चलते हैं, तो वो क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। यहाँ लग्न है, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ करते करते ये 12th हाउस, ऐसा चलेगा इसमें। फिर अगर बंगाल की बात करें या उड़ीसा की बात कर लेते हो, तो बंगाल उड़ीसा में इस प्रकार की कुंडली चलती है जैसा बताया जाता है। भाई क्योंकि मैं बताया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी तक आया नहीं है ऐसा। यहाँ पे बंगाली भी हैं तो वो कुंडली नॉर्थ इंडियन टाइप ही बनाए हैं, उनकी वो बंगाली कुंडली नहीं है, है ना। लेकिन जब बंगाल की कुंडली की बात करें या उड़ीसा की कुंडली की बात करें तो ये बताया जाता है कि इस टाइप से ये चलित है। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी मेष, यहाँ पे ये लग्न है। और जिस प्रकार से हमारी कुंडली चलती है एंटी क्लॉकवाइज, उसी प्रकार से ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। उड़ीसा की कुंडली में यहाँ से स्टार्ट होता होगा, तभी यहाँ पे 1 नंबर दिया और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये इंटरनेशनल है, पश्चिम में ये पश्चिम क्या है भाई, तो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कुंडली इस टाइप से बनाई जाती है, आप वेबसाइट में देखेंगे तो आपको कुंडली ऐसे मिलेगी, बाहरी कुंडलियां, और यहाँ पे उनका लग्न होता है एसेंडेंट। तो हमें बाकी लोगों से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन है और नॉर्थ इंडियन में कुंडली ये चलती है। पहला भाव हमेशा लग्न होगा, ये पिछली बार भी बताया गया था और आज भी इसी पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए बात है क्या कि अगर हम भावों पे चले, ठीक है ना, कुंडली के भाव की अगर बात करते हैं 1 to 12, तो पिछली बार मैंने ऐसे ही बताया था, अभी हम इसे पढ़ेंगे समझेंगे कि फर्स्ट हाउस में क्या देखना है, सेकंड हाउस में क्या देखना है। थोड़ा पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में और भी चीजें पता चलेंगी। हमने पिछली बार कुछ कम बताया था। अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस से जब भी देखेंगे, हमने कहा था ना पिछली बार कि ये जो फर्स्ट हाउस हुआ करता है, यहाँ पे मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो छोटा बच्चा जो भी जन्म लिया वो ये फर्स्ट हाउस है। इसके अलावा उससे संबंधित जितनी चीजें, जैसे उसका स्वभाव हो गया, उसकी आत्मा हो गई, उसका व्यक्तित्व हो गया, वो सारी चीजें इसी से रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसी से पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी हम चेक कर सकते हैं उसका। तो एक फर्स्ट हाउस में हम देख लेते हैं कि फर्स्ट हाउस में क्या क्या है। इसमें देह है, शरीर, काया उसकी, शरीर की रचना कैसी रहेगी, उसका व्यक्तित्व क्या रहेगा, उसका चेहरा कैसा रहेगा, गोल रहेगा, लंबा रहेगा, या साइड से दबा हुआ रहेगा, या उसके कपाल ऊंचे हो सकते हैं, ये चेहरे की बात करेंगे। और इन सब का जो चेहरे जो होते हैं ना, जब सामुद्रिक शास्त्र की पढ़ाई होती है तो उसमें चेहरे को देख करके, फेस रीडिंग करके उसकी सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो सिर्फ ये चेहरे की बात हो रही है यहाँ पे, फिर उसका स्वास्थ्य यहीं से देखते। अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी, जो भी फर्स्ट हाउस में लग्न बैठा, उसका स्वामी अगर कहीं अफ्लिक्टेड है, उस व्यक्ति की तबीयत खराब होगी या तबीयत ठीक रहेगा, ये हम चेक करते हैं फर्स्ट हाउस से। फिर उसका चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, आयुष्य का मतलब हुआ उसकी आयु कैसी रहेगी, अल्पायु होगा, पूर्णायु होगा, दीर्घायु होगा, है ना, सौभाग्य कैसा रहेगा, उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी समृद्धि। ये जब भी हम चेक करेंगे तो इस फर्स्ट हाउस से ही हम लोग चेक करते हैं। ये लग्न है और लग्न से ही हम इन सारी चीजों को चेक करते हैं। सेकेंड हाउस मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, सेकेंड हाउस हो जाएगा। सेकेंड हाउस किसका होगा, बेसिकली इसे कहते हैं धन का, कुटुंब का। कुटुंब क्या है, परिवार। लेकिन इसके अलावा भी उस व्यक्ति की कौन कौन सी चीजें होंगी, पिछली बार मैंने बताया था कि यहाँ वाणी होती है। वाणी के अलावा दाहिनी, मैंने कहा था ना कि इस कुंडली में जब इसको दो भाग में सिमेट्रिकली बांट देते हैं, तो ये जो पोर्शन होगा 1 का आधा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का आधा, ये चीजें दाई होंगी। तो सेकेंड हाउस से दाई आंख को देखो। जब भी हमारे पास कुंडली आएगी
और कुंडली आने के बाद जब हमको डील करना पड़ेगा, उसके शरीर को देखना पड़ेगा, उसकी बीमारियों से संबंधित बातें देखनी पड़ेंगी, और सेकेंड हाउस में कोई ना कोई अफ्लिक्शन है, कोई ना कोई पाप ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह से दृष्ट हो, सिंपल सी बात है, उसके दाहिनी आंख में कोई समस्या हो सकती है। उसके नाखून कैसे रहेंगे, नाखून चौड़े रहेंगे, लंबे रहेंगे, या उसके नाखून भद्दे टाइप के रहेंगे, उसकी जीभ कैसी होगी, उसकी नाक कैसी होगी, दांत कैसा होगा, भोजन कैसा लेगा वो, ठीक है, ठगने की विद्या उसकी रहेगी नहीं रहेगी, नक्षत्रों के प्रति उसका ये, नक्षत्र के जो रत्न होते हैं उसके प्रति उसका कैसा रुझान रहेगा, यहीं से देखते हैं। अब किन्हीं किन्हीं को क्या है, पहले से बचपन से ही शौक है हीरा पहनेंगे, उसके सेकेंड हाउस को चेक करिए कि क्यों उसको हीरा पहनने का शौक कर रहा है, क्यों उसको चांदी पहनने का शौक करता है, क्यों उसको सोना पहनने का शौक करता है, ये सेकेंड हाउस को देखेंगे। और भी चीजें हैं, लेकिन सेकेंड हाउस से ज्यादा हम चेक कर सकते हैं। थर्ड वाले में मैंने कहा था कि ये थर्ड वाला जो होता है भाई बहन के बारे में बात करते हैं, जो खुद के भाई बहन होते हैं, रिश्तेदार इसमें आएंगे, परिवार रिश्तेदार में थोड़ा अंतर होता है। और यहाँ पे दाहिना कान आपका रहेगा, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है, मैंने पिछली बार भी कहा था। यहाँ से नाड़ी देख सकते हैं, हाथ देखेंगे, दाहिना हाथ यहाँ से देख सकते हैं। उसी प्रकार जो फोर्थ हाउस था, उसमें मैंने सुख के बारे में कहा था और मातृभाव के बारे में कहा था कि ये माँ है। लेकिन माँ के अलावा अगर मान लीजिए कि आपको किसी की कुंडली चेक करनी हो, और उसमें आपको ये चेक करना हो इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आप जब आगे बढ़ेंगे कुंडली बनाना सीखेंगे, तो आपको कई प्रकार के प्रश्न आएंगे, विवाह से संबंधित, करियर से संबंधित, और बर बीमारी, ये बहुत ज्यादा आता है। तो जब भी उसकी बात आएगी, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि सामने से ये जो हमारा जो है लड़का, इसको लड़की कैसी मिलेगी, या इसकी विवाह कब होगी, है ना, उसके साथ संबंध कैसे रहेंगे, परिवार वालों के, ससुराल के साथ कैसा रहेगा, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस भी इसको दिखाता है। फोर्थ हाउस से भी आप चेक कर सकते हैं कि विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उनके हस्तक्षेप कितने कैसे रहेंगे। और जब भी घर की बात आएगी ना, वाहन की बात आएगी, यानी कि सुख सुविधाओं की बात आएगी, तो फोर्थ हाउस ही चेक करना है। तो इसी प्रकार से मैंने पिछली बार भी आपको पहले से लेकर के 12वें घर तक का बताया था। अभी क्या है कि अभी उस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे। आप इनको पढ़ सकते हैं, जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ के समझना भी है, और जो भी डाउट आएंगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इनको देखने की एक और बात होती है ना, इनको देखना हो, जब भी कुंडली को देखना हो, धीरे धीरे आपको और भी बातें बताई जाएंगी, कि जैसे ये फर्स्ट हाउस है, और ये सेकेंड है, थर्ड है, और ये फोर्थ है। तो जैसे मैंने देखा यहां से कि फोर्थ हाउस में सुख सुविधाएं हैं, माता है, माँ का सुख है, और ससुराल है। तो जातक कौन है भाई, वो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। एक बात और बता दूं, बाद में जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि किसी की भी कुंडली अगर आती हो, कैसे पता करे कि ये कुंडली लड़की की है या फिर लड़का की है, सामने देख करके आप उसको बता सकते हैं, नो डाउट। कभी की चेक करने के लिए कभी कभी लोग दे देते हैं कुंडली, हंसी मजाक में कुंडली कभी कभी आ जाती है, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि उसमें कुंडली हंसी में भेजा, मजाक में भेजा, या फिर सीरियसली आया है। और जब सीरियसली आएगा तभी कुंडली का प्रिडिक्शन उसका फायदेमंद होगा। हंसी मजाक वाले कुंडली का प्रिडिक्शन भी हंसी मजाक में ही निकलता है। कभी कभी कुंडली ऐसी आ जाती है कि ये लापता हो गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, इसकी कुंडली देख करके बता दीजिए। आप चेक करके बता सकते हैं वो पहले इंस्टेंस में कि वो व्यक्ति अभी जीवित है या फिर मृत है। जब वो मृत है तो वहीं पे बात खत्म करेंगे, जब वो जीवित होगा उसके आने के चांसेस क्या हैं, कैसे वो गायब हुआ था, इन सभी को आप इन 12 घर से ही निकाल सकते हैं। तो बड़ी डेप्थ की चीज है कुंडली, आपको धीरे धीरे चीजों को समझना है, और समझ करके फिर उसको बढ़िया से एक प्रिडिक्शन करने वाला बन जाना है ज्योतिष। अब देखिए बात होती है क्या कि अगर हमारे पास ये 12 भाव हैं, और 12 भाव को हमने अलग अलग तरीके से अगर देखा है, तो ये देखिए ये छोटा सा जो यहाँ पे एक कुंडली जो बना हुआ है, अगर हमें फर्स्ट इंस्टेंस में प्रत्येक भाव से क्या देखा जाता है ये चेक करना है, तो इसके लिए आप इसको एक बार देख समझेंगे, देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट हाउस से आप स्वयं को देखेंगे, स्वयं की जितनी चीजें हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं, चरित्र कैसा है,
इन सब से आप स्वयं को देखते खुद। वो जो जातक होगा जिसका जन्म हुआ है, उसकी कुंडली आप देख रहे हैं, तो वो है यहाँ पे वो खुद। दूसरे से धन भाव, ये ना चीजें याद करनी पड़ेंगी। इतना याद नहीं करना है आपको, जैसे ऊपर में जो पीडीएफ में लिखा ना कि 12th हाउस से इतना सारा देखेंगे, तो इतना सारा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ उसके जो मेन पॉइंट्स हैं आप उनको याद कर लेंगे कि किस घर से क्या देखे हम। तो फर्स्ट हाउस से हमेशा वो जातक दिखेगा। सेकंड हाउस से उसके धन से संबंधित चीजों को देखेंगे। याद ये रखना है कि फर्स्ट हाउस स्वयं, दूसरा हाउस धन, तीसरे हाउस में सहज या पराक्रम इसे कहते हैं, चौथे में माता को देखेंगे, पांचवे से संतान है, छठे में रोग, फिर सातवें में कलत्र। कलत्र क्या होता है? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। और आयु, अष्टम भाव। नवम भाव धर्म, दसम है कर्म, और एकादश यानी 11वां भाव जो है वो आय, और 12वें भाव से हम देखते हैं व्यय को। ठीक है। कई लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते होंगे और सीधे कहेंगे कि ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है ना, सभी चीज कर्म पे आधारित है, कर्म करो तभी तुमको मिलेगा सब कुछ, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जब तक धर्म नहीं करोगे तब तक कर्म नहीं बढ़ेगा। आप देखते हैं आप देखिए यहाँ पे 9वें भाव में धर्म है और 10वें में दिया हुआ है कर्म। तो जब तक कि धर्मानुसार कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको आय की प्राप्ति नहीं होगी, और आय आपका जब तक सही नहीं होगा तब तक व्यय की तो बात ही छोड़ दो। तो चीजें ना आपस में मिली हुई इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं चीजें। तो धर्मानुसार आचरण करना ही कर्म को बढ़ाता है। कर्म ही पूजा है, ठीक है, काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन धर्मानुसार कार्य करना बहुत जरूरी होगा। हमने पिछली क्लास में शायद आपको बताया होगा कि एक कसाई भी जब बकरियों को काटता है तो वो भी तो कर्म कर रहा है। तो क्या धर्मानुसार सही है? या फिर अगर कोई गलत काम कर दे रहा है, छोटी बच्चियों के साथ गलत कर देते हैं लोग, तो वो भी तो काम कर रहा है, तो क्या वो कर्म को सही कहेंगे? नहीं, धर्माचरण नहीं है उसमें, धर्मानुसार सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गत, और फिर कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो पहले तो वो कहते हैं कि धर्म सभी को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ये धर्म वो धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम धर्म वाली बात नहीं हो रही है। धर्म की परिभाषा बड़ी अच्छी दी है उन्होंने वहां पे गीता में। और ऐसे भी कहा जाता है धारयति यह सधर्म, जिसको धारण करते वही तो धर्म होता है। तो जिनको धारण करेंगे, धर्मानुसार धारण करेंगे, तो वो कर्म भी तो होगा, और कर्म होगा तो उसी कर्म से आपको लाभ प्राप्त होंगे, आय प्राप्त होंगे। ऐसी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो हर एक भाव जो है वो कुंडली का, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कुंडली के भाव की चर्चा हमने पिछली बार कर ली थी। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास अगर अलग अलग ग्रह हैं, है ना, हम जानते हैं कि हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते हैं, तो कौन कौन से ग्रह किस किस भाव को रूल करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है, तो फर्स्ट हाउस के लिए कौन सा ग्रह होगा? क्या शनि महाराज इसके होंगे स्वामी, या शनि महाराज इसको डील करते होंगे, या फिर इसको कोई सूर्य डील करता होगा, है ना। तो पहला घर जो होता है वो आत्मा का है, और ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। तो सिंपल सी बात है कि पहले घर को जो रूल करेगा वो होंगे सूर्य देव स्वयं होंगे। इसी चार्ट को हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये बातें याद करने वाली होती हैं, ये बातें समझने वाली भी हैं, और इसको फिर याद भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाउस को हमेशा सूर्य जो हैं वो उसके कारक होते हैं। भावों के कारक का मतलब क्या? कारक मतलब करवाने वाले, यानी कि फर्स्ट हाउस में काम करवाने वाले किनको बोला? सूर्य को बोला। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य एक क्रूर ग्रह है, ये ध्यान रखना है। अब सूर्य जब क्रूर ग्रह होते हैं तो कभी कभी वो किसी ऐसे के साथ बैठ जाते हैं जो पाप ग्रह भी होगा। अब ये पाप ग्रह कौन कौन से हैं? राहु केतु शनि, इन सबको पाप ग्रह की संज्ञा में रखा गया है। मंगल। तो जब सूर्य इन पाप ग्रह के साथ जब बैठ जाते हैं
तो सिंपल सी बात है कि ये पहला भाव गड़बड़ हो जाएगा, उसके मान सम्मान में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, उसकी आत्मा यानी कि शरीर यानी कि शारीरिक कष्ट उसको हो सकते हैं। राहु के साथ बैठे हों, सूर्य ग्रहण दोष में जब पड़ गए हों और वीक हों, कमजोर हों, सिंपल सी बात है कि वो शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। इन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, कैसा किसके साथ बैठ के क्या प्रभाव देते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन से भाव को कौन कौन से ग्रह देखते हैं। दूसरा जो मैंने बताया था कि भाव दूसरा है वो धन का है और साथ में वाणी का भी है। तो इसे देखते हैं बृहस्पति महाराज। गुरु सेकंड हाउस में अगर किन्हीं के गुरु आ गए, वाह वाह, तो वो तो उसके कहने ही नहीं है। और कहीं से अगर वो कहीं से पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, अच्छी स्थिति में हो, तो उसकी वाणी ऐसी होगी, उसके पास धन का स्रोत ऐसा होगा, है ना। तो पहले भाव के जो कारक होंगे वो सूर्य हैं, दूसरे भाव के कारक जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। तीसरे भाव के कारक मैंने बताया था ये पराक्रम का भाव है, ये आपके कुटुंब का भाव है, ये सगे संबंधी का भाव, ये भाई बहन का भाव है। कुटुंब तो खैर सेकंड में है, लेकिन यहाँ भी परिवार को देखते हैं, रिश्तेदार को देखते हैं, इसलिए कुटुंब मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी, यहाँ पे कौन रूल कर सकते हैं, तो मंगल। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाते, पुरुषार्थ को बढ़ाते। तो पराक्रम, ये थर्ड जो भाव है, थर्ड भाव के लिए मंगल और बुध को लेंगे, क्योंकि पराक्रम तो दिखाएंगे लेकिन बिना बुद्धि के वो संभव नहीं है, और बुध वो बुद्धि के देवता होते हैं। चतुर्थ भाव की अगर हम बात करते हैं माता, तो चंद्रमा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, ये सुख सुविधा वैभव ऐश्वर्य चल अचल संपत्ति को देता है, तो शुक्र। तो यानी कि इसके जो स्वामी, इसके जो कर्ता होंगे, कारक जो होंगे, वो आपके हैं चंद्रमा और शुक्र। शुक्र वैभव को दिखाता है, शुक्र धन संपत्ति को दिखाता है। जिनकी कुंडली में शुक्र गड़बड़ दिख रहे हो कहीं से भी, शुक्र गड़बड़ दिख रहे हो कहीं से भी, तो उनकी कुंडली में उनको वाहन और सुख सुविधा जो है और साथ में चल अचल संपत्ति का सुख उनको नहीं मिलेगा। तो फोर्थ हाउस में शुक्र है और चंद्रमा भी दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ की अगर हम बात कर लेते हैं, फिफ्थ में क्या था, फिफ्थ में संतान है, फिफ्थ में पूर्व जन्म है। फिफ्थ में संतान और पूर्व जन्म के अलावा आपके हायर स्टडी, आपकी जो स्टडी है, हायर स्टडी और भी देखते हैं, और लेकिन यहाँ पे आपकी स्टडी के बारे में भी बातचीत होगी। और इन सभी के लिए चाहिए बृहस्पति। बृहस्पति कुंडली में अगर अच्छे नहीं है, संतान नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति अच्छे नहीं है, पूर्व जन्म आपका सही नहीं रहेगा। बृहस्पति अगर कहीं खराब होकर के बैठे, इसका मतलब पूर्व जन्म आपका सही नहीं था। तो ये पूर्व जन्म के साथ साथ, संतान के साथ साथ शिक्षा का भी बताएगा। शिक्षा के बारे में बताएगा कि आपकी शिक्षा कैसी रहेगी। और शिक्षा जो है ना, शिक्षा बिना बृहस्पति के संभव नहीं हो पाएगा ना, बिना बृहस्पति के शिक्षा संभव नहीं हो पाता है। फिर आगे आएंगे सिक्स्थ हाउस, ये है छठा भाव। रोग के बारे में, शत्रु के बारे में, इन सब के बारे में बताएगा। तो जब रोग और शत्रु को बताएगा तो यहाँ पे ग्रह कौन से बैठ जाएंगे, मंगल और शनि। मंगल और शनि, मंगल शनि आपको बताया करता है कि आपकी समस्या किन से संबंधित होगी। बीमारी के लिए बिना मंगल के बीमारी को देखेंगे नहीं, और बिना मंगल, बिना शनि के बीमारी को हम देखेंगे नहीं। मंगल ब्लड, मंगल ब्लड है, और शनि महाराज जो हैं वो रोगों को बड़े बुरे स्तर पे देखते हैं। इनके बारे में हम चर्चा बाद में भी करेंगे, अभी तो हमारी इंट्रोडक्शन केवल चल रही है कि कौन कौन से भाव, कौन कौन से कारक, है ना, ग्रह कौन कौन से हैं जो वहां पे देखेंगे। अगर मंगल की स्थिति सही नहीं होगी, शनि की स्थिति सही नहीं होगी, तो शारीरिक स्थिति सही नहीं होगी उसकी। हालांकि फर्स्ट हाउस से भी शारीरिक स्थिति को देखते हैं, लेकिन रोग, ऋण, रिपु, इन सब को देखने का काम जो होता है वो सिक्स से भी होता है। इसके अलावा अगर सेवेंथ की हम बात करेंगे, तो सेवेंथ जो होता है मैंने बताया, ये वैवाहिक जीवन को आप देखेंगे, और वैवाहिक जीवन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो शुक्र देखा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेवेंथ हाउस के कारक ग्रह शुक्र होंगे। फिर अगर अगली बात करें आयु, है ना, आयु को देखने का काम शनि महाराज करेंगे, ये बात याद रखनी होगी।
और भी चीजें हैं जो आयु को देखती हैं, लेकिन ये भाव जो हो विशेष, ये भाव जो होगा वो विशेषकर शनि महाराज का होता है। तो 8th हाउस के जो कारक ग्रह होते हैं ये शनि महाराज हैं। इन सभी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब एक कुंडली को हम डिस्कस करने बैठेंगे, या कुंडली से हम ये पता करेंगे कि वो किसका कैसा क्या चलेगा लाइफ। तो इसमें इन चीजों को लिए बिना नहीं देख सकते, इनको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, जो 9th हाउस हमारा है, मैंने बताया था धर्म का। धर्म को कौन देखेगा? बृहस्पति भी देखेंगे। केवल बृहस्पति नहीं देखेंगे, आप यहां से देखिए, यहाँ जो था आपका ना 5th और 9th को देखने का काम बृहस्पति का है। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ में अधिक ध्यान लगाता है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति काम कर रहे होते हैं। और अगर बृहस्पति अच्छे हैं तभी वो धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेगा। और अगर बृहस्पति अच्छे नहीं होते तो धर्म से उसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होगा। कई कई बार ऐसा भी होता है कि अपना धर्म छोड़ के, ये जो हम कहते हैं ना कि धर्मांतरण कर लेना, तो ये वो लोग होते हैं जिनके बृहस्पति ज्यादा ही खराब हो जाते हैं, या फिर वो किसी और ग्रह से डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट जो हमारा होगा 10th हाउस। 10th हाउस की बड़ी विचित्र बात होगी, इसीलिए क्योंकि इसमें केवल एक ग्रह का इंटरफेरेंस काम नहीं करेगा। अच्छा, 9th को ना एक और देखते हैं, बृहस्पति के अलावा सूर्य भी देखते हैं, क्योंकि धर्म का ध्वज सूर्य भी लेके चलते हैं। जैसा हम रहेंगे उसी प्रकार से सूर्य हमारा काम करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 10th हाउस को, तो 10th हाउस में किसी एक ग्रह की बात नहीं होगी, यहाँ पे प्रत्येक ग्रह अपना रोल निभाएंगे। बृहस्पति भी यहाँ काम करेंगे, इसके अलावा सूर्य भी काम करेंगे, शनि महाराज का भी काम यहाँ पे होगा। क्योंकि ये ना, ये कर्म है, ये काम यहाँ से देखते हैं। किसी भी की कुंडली आएगी और अगर उसमें करियर को अगर देखना होगा तो 10th हाउस से ही करियर देखेंगे। स्वयं की कुंडली, हमने कहा था कि अगर हम ज्योतिष सीख लेते हैं तो हम जन कल्याण के साथ साथ स्वयं का कल्याण भी पहले करेंगे। तो कुंडली ना, कुंडली आपको बताएगी आपके स्वयं के बारे में। तो 4th हाउस, ये 10th हाउस से आप इसमें देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस क्या होगा अगर हम काम करना चाह रहे हैं, मेरा प्रोफेशन क्या होगा अगर हम कहीं नौकरी पेशा में जाना चाह रहे हैं। मतलब व्यवसायिक स्तर पे आप क्या करना चाहेंगे, जीवन भर विद्यार्थी रहेंगे, या फिर इंजीनियरिंग में जाएंगे, या हो सकता है कोई मेडिकल करके डॉक्टर बनना चाह रहा हो, या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाह रहा हो, या फिर वो माइनिंग इंजीनियर बनना चाह रहा हो, या केवल खेती बाड़ी करना चाह रहा हो, या फिर केवल इधर से उधर टाइम पास करके और ड्रीम इलेवन जीत करके अपने जीवन को चलाना चाह रहा हो। ये सारी चीजें 10th हाउस दिखाती हैं। क्यों? इसके जो कारक जो होंगे वो एक नहीं है, बुध। बुध क्या होते हैं? बुध बुद्धि। वो बुद्धि आपको देगा कि करना क्या है, किस चीज में जाएं। सूर्य किसी के भी कुंडली में अगर वो सरकारी नौकरी में जाना चाहता हो तो पहले सूर्य की स्थिति को चेक किया करते हैं। यहाँ पे मंगल भी आते हैं, मंगल का इंटरफेरेंस अगर नहीं होगा तो कोई सेना में नहीं जा पाएगा। मंगल अनुशासित करता है। अगर 10th हाउस का संबंध किसी प्रकार मंगल से बन रहा है और अच्छे तरीके से बन रहा है, तो एक लाइन में उसे बता दो कि भाई तुम जो है वो एक अनुशासित जीवन जियोगे, और हो सकता है कि सेना में तुम्हारी, या फिर पुलिस में जाओगे, वर्दी रहेगी तुम्हारी। बृहस्पति देखते हैं जब कोई टीचर होता है तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो जो प्रवचन करता होते हैं, जिनका स्पिरिचुअल लाइफ होता है ना, वो यहाँ से देखेंगे। 10th हाउस से हम देखते हैं खासकर बृहस्पति के साथ उसको। और शनि महाराज विभिन्न प्रकार के जॉब दिया करते हैं। आपको इस पूरे बेसिक क्लासेस में आपको बताया जाएगा कि किस राशि से, किस ग्रह से और किस प्रकार से हम इन चीजों को डील करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो जीवन में आया करते हैं वो आते हैं कि संतान वो नहीं हो रहा है, संतान के बारे में बताइए, रोग बीमारियों के बारे में बताइए, विवाह के बारे में बताइए, और ये काम के बारे में बताइए। ये 4-5 क्वेश्चन ही आपके लाइफ में आते हैं। कुंडली बनाने को तो आएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली बनाने के समय में वो जब भी आपके पास आएंगे और आपको अपनी कुंडली जब देंगे तो आपको फट से देख करके कुछ पॉइंट ऐसे बता दे होंगे कि हाँ, उसे लगे कि ये जानकार है।
रोग के घर को देख लिया और आप बता दिए कि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा ये तो हाइपर एसिडिटी का मरीज हो सकता है। एट्थ में राहु दिख गया, अच्छा इसके तो पेट में गड़बड़ी है जी, हाइपर एसिडिटी हो सकता है। लेकिन केवल यहाँ राहु को देख करके हम बता नहीं पाएंगे, और भी चीजों को देखना पड़ेगा। पेट की समस्या अगर आपको ये बता रहा है तो पेट के किस भाग में समस्या है वो भी चेक करना पड़ता है। पेट के किस भाग में समस्या है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर के एक सही प्रोडिक्शन आप दे पाते हैं, और आपको यहाँ पे उसकी क्लासेस उसी की दी जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास दो बचा हुआ है, आय। आय के लिए तो बृहस्पति को देख लीजिए। और व्यय, यहाँ ना लाभ है, ये लाभ भी है और ये हानि है। हानि के अलावा देखो 12th हाउस में क्या क्या देखते हैं, हानि, दंड, कारावास, खर्च हो गए, दान हो गया, यहाँ से विवाह भी देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्या देखेंगे, वो बात की बात बताएंगे आपको। यहाँ से वैदिक यज्ञ वगैरह देख लीजिए, है ना। ठीक है। यहाँ से अय्याशी देखिए, भोग विलास देखिए, पत्नी की हानि देख सकते हैं, पत्नी की मृत्यु यहाँ से देखी जा सकती है। हाँ, शादी में नुकसान होगा कि नहीं होगा आप यहाँ से देखिए। हॉस्पिटैलिटी को देखिए, हॉस्पिटल को देखिए यहाँ से। तो ऐसे कई चीजें होती हैं जिनके लिए शनि उत्तरदायी होते हैं। तो शनि महाराज से 12वें घर को देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो भाव कारक ग्रह हैं ये भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले देखिए क्या होता है ना, भाव क्या बताएगा और भाव कारक क्या बताएंगे। भाव कारक मतलब उस भाव के स्वामी। यहाँ पे एक नंबर है, अगर किसी का एक नंबर लिखा हुआ है तो उसके स्वामी हो जाएंगे मंगल। उसके स्वामी हो जाएंगे मंगल। अब मंगल को देखना है, मंगल कहाँ है, किसके साथ बैठे हैं, किस कौन कौन उनको देख रहा है, पाप ग्रह देख रहा है या फिर शुभ ग्रह देख रहा है, तो ये सब चर्चा खैर बाद में होगी। अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाव कारक। तो ये भाव कारक जो ग्रह होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि अगर वो अच्छे नहीं हैं तो उसकी जिससे भी संबंधित, जैसे मान लो बृहस्पति अगर अच्छे नहीं है कुंडली में, तो कहाँ कहाँ डिस्टर्ब करेंगे, सेकंड हाउस को डिस्टर्ब कर देंगे, फिफ्थ हाउस को डिस्टर्ब करेंगे। सेकंड हाउस किस चीज का था, धन का था, आपकी बोली का है, वाणी का है। फिफ्थ हाउस किस चीज का है, फिफ्थ हाउस आपके संतान का है, पूर्व जन्म का है, इस जन्म के शिक्षा को दिखा रहा है, आपकी अच्छी आदतों को दिखाएगा। इसके अलावा बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं, बृहस्पति 9वें में है, धर्म को देखेंगे, भाग्य। बृहस्पति कहाँ है, बृहस्पति 10वें में है, कर्म को। और बृहस्पति कहाँ है, लाभ में बैठे हुए, यानी लाभ को, 11th हाउस को देख रहे हैं। तो एक अगर बृहस्पति डिस्टर्ब है कुंडली में, तो वो दूसरे घर को, 5वें घर को, 9वें घर को, 10वें घर को और 11वें घर को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं। एक अगर सूर्य आपके कुंडली में डिस्टर्ब दिख रहे हैं तो पहले भाव वो शरीर को तो खराब करेंगे करेंगे, मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा ये भी आपके डिस्टर्ब होंगे, और साथ में डिस्टर्ब होगा आपका धर्म और कर्म। ये तो भाव कारक ग्रह जो यहाँ पे दिए गए ना, उनसे हम यही चेक करते हैं कि क्या वो एफ्लिक्टेड है, क्या वो डिस्टर्ब है, क्या कोई पाप ग्रह उन्हें देख रहा है, या वो नीच के बैठे हुए हैं। ये जो चीजें हैं ना, पाप ग्रह या नीच, ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि कौन से भाव को कौन ग्रह देखा करता है, और इसको याद भी रखना पड़ता है। हाँ, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आपके पास, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाते, कुंडलियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद याद कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिस कैसे करें, अभी प्रैक्टिस ऐसे करें कि आसपास की किसी की कुंडली को उठाइए। आपके घर वालों की कुंडली हो सकती है, या फिर आपकी स्वयं की कुंडली हो सकती है, मित्रों की कुंडली हो सकती है, जो बना बनाया कुंडली है। और आप उसको उठा करके क्या करें कि इन चीजों को वहां पे जज करें। पहले घर में कौन है, सूर्य है, पहले घर का स्वामी, पहले घर का कारक सूर्य है, ऐसा इस टाइप से। फिर आगे बढ़ते हैं, ग्रहों से विचारणीय विषय देख लेते हैं, किन किन ग्रहों से क्या क्या देखेंगे। नौ ग्रह हमारे पास होते हैं, हालांकि अभी हमने चर्चा नहीं की है। उस नौ ग्रह के लिए अलग ही एक आपका सेशन रहेगा। लेकिन अभी चूंकि नौ ग्रह होते हैं और बात होती है कारकत्व की कि वो क्या क्या कार्य करते हैं, तो आप नौ ग्रहों से कारकत्व को समझने की कोशिश कीजिए। हमने यहाँ बताया कि भावों के कारकत्व, कौन कौन से कारक ग्रह हैं। फर्स्ट हाउस को देखने का कौन काम करेंगे, सेकंड हाउस को देखने का काम कौन करेंगे। तो अब है कि ये काम किस पे करेंगे, ये किस पे काम करेंगे। कारकत्व का मतलब हो गया कि काम तो करेंगे, फर्स्ट हाउस के मालिक हैं, फर्स्ट हाउस में इनका इंपॉर्टेंस है।
लेकिन फर्स्ट हाउस से प्रभाव किस पे रहेगा? तो सूर्य जो है ये पिता के कारक हैं। पिता की स्थिति कैसी रहेगी? किसी एक बंदे का अपने पिता से नहीं बनता है, सूर्य को चेक कर लें, कहीं ना कहीं सूर्य अफ्लिक्टेड होंगे, तो जाकर के उसके पिता से नहीं बन पा रही है। कोई व्यक्ति ये बोला कि मुझे शारीरिक कमजोरी फील होती है, मेरा शरीर नहीं चल पाता है, कोई काम करने बैठो मन नहीं लगता है, तो उसकी ऊर्जा कमजोर है। सूर्य ऊर्जा देने का काम करते हैं, जैसे सौर मंडल में और पूरे वनस्पति या फिर पूरे जगत को ऊर्जा देने का कार्य सूर्य करते हैं, तो हमारी कुंडली में भी सूर्य काम करेंगे ऊर्जा देने का। फिर इससे पता चलता है आपका प्रभाव। किसी किसी व्यक्ति को देखिए, देखते ही उसकी तेजस्विता झलकती है, कहते हैं काफी रौबदार होगा। उनकी मूछों को देखो, उनके चेहरे को देखो, उनका हाव भाव देखो, तो काफी रौबदार होगा। ये प्रभाव सूर्य। और इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति यशस्वी है, वो व्यक्ति तेजस्वी है। तेजस्वी, तेजस्विता और तेजस्वी, हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं। तेजस्विता कुछ और मतलब निकालता है और तेजस्वी कुछ और मतलब निकालता है। तो यहाँ बात हो रही है तेजस्वी की। तेजस्विता मतलब केवल तेज बनना, ऐसा नहीं। प्रभाव लाने का काम, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने का काम अगर कोई करते हैं तो सूर्य। सूर्य सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले सूर्य की बात करनी होती है। चंद्रमा किसका कारक है भाई? चंद्रमा माता और मन का कारक है। वो व्यक्ति जो कि जिनके कुंडली में चंद्रमा का एफ्लिक्शन हो, चंद्रमा कहीं गलत जगह में बैठ गए, चंद्रमा नीच के बैठ गए, या चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गए, या क्रूर ग्रह के साथ बैठ गए, माता से नहीं बनेगा। किसी भी कुंडली को उठाओ और उसमें आप देख लीजिए कि चंद्रमा किसके साथ है। चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठे हैं और प्रभाव ज्यादा दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, माता के साथ उसके टनफिस होते रहेंगे, माता के साथ उसके वैचारिक मतभेद रहेंगे, मन उसका खराब रहेगा, मन कहीं नहीं लगेगा। जब मन कहीं नहीं लगता है, मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, समझो चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ चल रही है। मन विषय से विषयांतर चला जा रहा है, बैठे पढ़ने के लिए ज्योतिष और मन कहीं और भागे जा रहा है, सिंपल सी बात है, आपका चंद्रमा आपके कंट्रोल में नहीं है। आप संवेदनशील हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत पिन कर जाती है, इतनी पिन कर जाती है कि आप दिन भर उसमें डूब के बैठ रह सकते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, तो चंद्रमा कमजोर है। तो चंद्रमा माता को और चंद्रमा मन को देखने का काम करता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसको कि चंद्रमा देखने का काम करेगा। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? आप चंद्रमा कहाँ, नहीं, यहां से चेक करना होगा कि चंद्रमा किसको देख रहा है। चंद्रमा फोर्थ हाउस को देख रहा होता है। चंद्रमा जो है चौथे भाव का कारक है, ठीक है। चौथे भाव का कारक है। चौथे भाव में क्या क्या चीजें हैं भाई, उसको हम चेक करते हैं। चौथे भाव में माँ होती हैं, संबंधी होते हैं। वाहन को नहीं लेंगे क्योंकि शुक्र भी इसको देखने का काम कर रहा है। उस टेबल में आप जब जाएंगे तो वहां चंद्रमा और शुक्र लिखा था। शुक्र जो है वो धन संपत्ति वगैरह देते, वाहन, वाहन चंद्रमा से इसका कोई मतलब नहीं है। घरेलू वातावरण, आवास, शिक्षा भी ले सकते हैं चंद्रमा से। आनुवांशिक जीवन, ये चंद्रमा से आ सकता है। जीवन का उत्तरार्ध भाग चंद्रमा में आएगा। गुप्त प्रेम संबंध, ये भी चंद्रमा देखेगा। सीना, सीना मतलब कि आपके जो शरीर का वो भाग जो श्वसन से संबंधित है, चंद्रमा। वैवाहिक जीवन में भी चंद्रमा का भी रोल रहता है। विवाह से पीड़ित हो जा रहे हैं, चंद्रमा डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्यों भाई? मन आपका वहां नहीं लगा पा रहे हैं, आप संवेदनशील हो गए, आप भावुक हो जा रहे हैं। चंद्रमा उसको भी देखने का काम करता है। तो जितनी भी चीजें हैं जो भावुकता से संबंधित है, जो माता से संबंधित रहेंगी, मन से संबंधित रहेगा, ये चंद्रमा ही उसको कंट्रोल करता है। मंगल किसको देखेगा? मंगल भाई बहन है, भाई को देख लीजिए, मंगल से देख लीजिए। थर्ड हाउस को कहा था कि थर्ड हाउस में रहेगा ये। साहस को देख लीजिए, पराक्रम की बात करेंगे, है ना। वो व्यक्ति जो जो मांगलिक है वो ज्यादा ही साहसी होते हैं। मंगल, मांगलिक का जो गुण होता है, मंगला मंगली जो गुण होता है, केवल वो गलत इंपैक्ट लाइफ में नहीं देता है, वो पॉजिटिव भी इंपैक्ट देता है। तो जो मांगलिक होते हैं उनके साहस को चेक कर लो। विपरीत परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी वो खड़ा हो जाएगा वहां पे, डट के मुकाबला कर सकता है। जो मांगलिक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बुध, बुद्धि, बुद्धि का कारक है। बुध व्यवसाय का कारक है। बुध हमारी वाणी को देखता है।
और बुध हमारी शिक्षा को भी देखेगा, क्योंकि जब बुद्धि अच्छी रहेगी तो शिक्षा अच्छी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी तो वाणी अच्छा रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि वाणी जो है वो विवेक के साथ बुद्धि के साथ ही यूज करने वाली चीज है। किसी के वाणी खराब होते हैं, सोच समझ के नहीं बोलता है, पहले वो तोलता नहीं है, पहले बोल लेता है, बाद में सोचने बैठता है अच्छा हमने गलत गलत कर दिए, गलत बोल दिए। तो जिनकी जिनके बुध में कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन होगा, जिनका बुध अस्त हो गया सूर्य के साथ आते ही, हम लोग बाद में पढ़ेंगे अस्त ग्रह क्या होते हैं, तो सूर्य के साथ आते ही वो बुध जो है अस्त हो जाता है। ऐसे लोग की वाणी में कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी, या तो वो खरा खरा बोल देते होंगे। खरा बोलने का मतलब हुआ कि जैसे होता है ना कि सामने वाले को कुछ भी बोल दिए, उसको अच्छा लगा खराब लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है जी, मेरा काम था बोलना, हम बोल दिए, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो इनकी इनके बुध में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसलिए ऐसे ही बोलते हैं। ये अगर मन को साथ में लेके, चंद्रमा को साथ में लेकर के बोल रहे होते, बुध को लेके साथ में बोल रहे होते, तो ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई उसको बोल देंगे खराब लगेगा तो हमको भी जैसे खराब लगता होगा उसको भी वैसे ही खराब लगेगा। तो ये बुध बुध का एफ्लिक्शन, और कहीं ना कहीं वाणी में समस्या होगी, कहीं ना कहीं शिक्षा में। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं ना, वो बुध, लेखांकन का जितना काम सारा वो देखता ही है, बुध ही देखते हैं। फिर बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति से मैंने कहा संतान, हर तरह की जितनी भी सुख सुविधाएं जीवन में है वो बृहस्पति, जब तक वो सही नहीं तब तक कुछ सही नहीं। केवल शुक्र के सही रहने से आपको भौतिक सुख सुविधा मिलेगी, आनंद ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बुध बृहस्पति का भी वहां पे रोल रहेगा रहेगा। बृहस्पति संतान को भी देखते हैं, धन को भी देखते हैं, धर्म को भी देखते हैं, समृद्धि भी देखते हैं, बुद्धिमत्ता भी देखते हैं। ये सारी चीजें जो ज्ञान से संबंधित होंगी, जो एक बेटरमेंट के लिए होंगी, वो बृहस्पति चेक करते हैं। शुक्र से वैवाहिक सुख देख लीजिए, भौतिक सुख देख लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ ये जो अपना वास्तु शास्त्र होता है उसमें शुक्र और जो चंद्रमा होते हैं इनको 180 डिग्री में तिरछा एकदम रख दिया है। एक को रखा अग्नि कोण में, एक को रख दिया वायव्य कोण में, है ना। और उसके साथ मंगल से जो अक्ष बना वो उसको भौतिक अक्ष बोलते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए शुक्र को मंगल को साथ में रख के देख सकते हैं। हो सकता है कुछ बातें भी आपको समझ में नहीं आ रही हो, धीरे 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 आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुक्र के अलावा जब हम शनि महाराज की बात करेंगे तो ये दुख को सबसे पहले दिखाते हैं। शनि महाराज न्याय के देवता है, तो केवल दुख देंगे ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि शनि महाराज को किसके साथ देखें हम, क्या हमारे नाइन्थ हाउस में शनि महाराज का इफेक्ट रहेगा, या फिर हमारे एट्थ हाउस में शनि महाराज का इफेक्ट रहेगा? आयु और धर्म में बिल्कुल प्रभाव उसका रहेगा। क्योंकि अगर ये फिफ्थ हाउस है, संतान जहां लिखा हुआ, ये अगर पांचवा घर है, इससे पूर्व जन्म देखा, तो जहां धर्म है उससे हम आगे का जन्म देखेंगे। और दूसरी बात ये हो रही है कि जो हमने किया है, जो हमने संचित किया है, उसी के आधार पे उसका फलाफल देने के लिए बैठे होते शनि महाराज। तो शनि महाराज कोई दुख के देवता नहीं है। शनि महाराज आपके कर्म के देवता हैं, जो आपने कर्म किया हुआ है, आपके जो संचित कर्म है, जो पिछले जन्म के भी कर्म होंगे और जो इस जन्म में कर्म चलते चले जा रहे हैं, उन सबको बैलेंस करके और उसका फल फलाफल देने का काम शनि महाराज का होता है। शनि महाराज आयु के भी देवता हैं। और सबसे बड़ी बात शनि के पीछे ये है कि शनि चूंकि 1.5 चाल चलते, 2.5 चाल चलते हैं, इसलिए स्लो हैं, धीरे हैं। एक लाइन कही जाती है हमेशा ज्योतिष में कि सैटर्न, सैटर्न यानी शनि, सैटर्न इज डिलेयर नॉट डिनायर। यानी कि शनि महाराज जो होते हैं वो किसी चीज को डिले कर देते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। वो करवाएंगे उसको जरूर, देर है अंधेर है, ऐसा जो हम कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं, तो ये देर है, अंधेर नहीं है। वो देंगे, आपके कर्मों के हिसाब से उसका फल देते हैं, इसलिए लेट करते हैं। कर्मों के हिसाब से फल देते हैं इसलिए वो लेट करते हैं। शनि महाराज का प्रसंग आता है अपने रामायण में। रामायण में जब रावण, जब मेघनाथ का जन्म होना था ना रामायण में, तो क्या हुआ कि रावण ने सभी नवग्रहों को ऐसा सेट कर दिया, ऐसा सेट कर दिया कि वो इंद्रजीत हो जाए। और उसने इंद्र को भी जीता है, मेघनाथ ने। तो वो इंद्रजीत हो जाए और वो पूरे दुनिया में रावण से भी ज्यादा राज कर सके।
अब बात है कि भाई जब रावण से ज्यादा बड़ा कोई अगर प्रतापी हो जाए, तब तो फिर रावण जैसे तबाह कर रहा है वो तो और तबाह कर देगा। तो जब वो नौ ग्रहों को सेट कर रहा था, तो ऐसा बताया जाता है कि शनि महाराज जो है ना, वो एक घर पीछे और एक घर आगे देख लेते। हाँ, वो किसी भी भाव में रहेंगे शनि महाराज। जैसे ना ये भाव यहाँ दिए गए ना, तो अगर मान लीजिए कि शनि महाराज छठे घर में हैं, तो वो पांचवें का भी फल देंगे और वो सातवें का भी फल देंगे। तो जहां बैठे हैं उससे एक पीछे और एक उसके आगे भी फल देंगे। तो यही हो गया मेघनाथ के कुंडली में। रावण ने तो पोजीशन सही रखी, उनको सही जगह बैठाया था, लेकिन क्या हुआ कि शनि महाराज वो भूल गया। वो भूल गया कि शनि महाराज एक पीछे भी देखेंगे और एक आगे भी देखेंगे, और इसी कारण से वो डेथ उनकी हुई। जी। हालांकि रावण उसे अजेय बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा था। फिर बात करेंगे राहु की। राहु से बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में ये समझे कि मामा से संबंधित जितना काम देखना है राहु से देख लो। और केतु से पिता के पक्ष से संबंधित, यहाँ मामा का मतलब माँ का पक्ष भी होगा। माँ के पक्ष के जितने लोगों को चेक करना है राहु से चेक कीजिए, और पिता के पक्ष से जितने लोगों को चेक करना है वो केतु से चेक करेंगे। ये दोनों हमारी कुंडली में 180 डिग्री पे रहते हैं। जब ग्रहों की बात हम पढ़ेंगे तो ये राहु केतु कैसे बने उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझें कि जो ग्रह होते हैं, नौ ग्रह जो दिए गए हैं, उनके कारकत्व क्या हैं, यानी वो काम किन किन चीजों पे करते हैं। फिर एक टॉपिक हमारा बचा है भावों का केंद्रादि विचार। अब ये केंद्रादि विचार क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। केंद्रादि विचार का मतलब होता है ना, जैसे ये अगर हमारे पास एक कुंडली अगर सामने बनी हुई है, तो केंद्र किसे कहते हैं। केंद्रादि विचार का मतलब, अगर ये पहला घर है तो इसका एक और नाम है, इसे हम केंद्र कहते हैं। केंद्र क्यों कहेंगे। फिर एक और इसका नाम है त्रिकोण, तो त्रिकोण क्यों कहेंगे, है ना। अब ये दूसरा घर जो है ये पणफर लिखा हुआ है, तो पणफर क्यों कहते हैं या मारक इसे क्यों कहते हैं। तो इसके बारे में एक लंबी चर्चा हमारी चलेगी और उसमें समय भी लगेगा। तो भावों की संज्ञा, यानी कि इन भावों को और किन नाम से जानते हैं। ये जो भाव हमने देखे यहाँ पे ना, ये जो भाव हमने देखे यहाँ पे, कि किसी को धन, किसी को माता, किसी को कर्म, किसी को धर्म भाव कहते हैं, किसी को आयु भाव कहते हैं, है ना। तो इन सब चीजों की चर्चा हम एक बार फिर से करेंगे। और साथ में ये चीज हम देखेंगे कि इन भावों के कुछ और नाम है क्या। लेकिन उसको करने से पहले आपको थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। जितनी चीजें आज बताई गई हैं, जितनी चीजें आज पढ़ाई गई हैं, उनका एक आपको रिवीजन लेना पड़ेगा।